मैं विमी मनोज अर्गल हूँ। मैं लकी सर वाजपेयी जी नमस्कार आपका। आपने अभी मैंने सुना है बांधवगढ़ में बहुत अच्छा काम किया कर रहे हैं, बल्कि अच्छा, और मेरे ख्याल से लेटे हुए विष्णु जी वहीं पे विराजे हुए हैं। मेरे हस्बैंड एक्चुअल में IFS रहे हैं, और हम जब गांधी सागर के अंडर में थे तो उस दौरान हमारे बीट गार्ड को कुछ मूर्तियां चुराते हुए उन्होंने पकड़ा था। तो उसने आवाज़ दी तो चोरों ने, स्मगलर्स ने वहीं पर फेंक के गए हैं, और फिर ASI को हम लोगों ने रिपोर्ट किया। तो आपका जो धर्मराजेश्वर जो साइट है, मेरे ख्याल से एलोरा के बाद जो मोनोलिथिक है, तो वो फिर वहाँ पे फिर वो सिक्योरिटी बढ़ा के काफ़ी ASI वालों के साथ मिलके उसको किया। और अब मुझे नहीं पता MP के बारे में, सब भीमबेटका तो जानते हैं, लेकिन चतुर्भुजा की रॉक पेंटिंग्स के बारे में हम MP वाले ही कम जानते हैं जी। जो भी बहुत अच्छा साइट है, और जहाँ पे विष्णु जी की चतुर्भुजा की जो मूर्ति वो अभी भी विदेशों के म्यूजियम में करोड़ों रुपए की है, तो मेरे ख्याल से ASI नहीं ला पा रहा है। और मुझे एक किसी ने ऐसे ही व्हेन आई वाज अटेंडिंग एन प्रोग्राम, तो समवन सेड कि दीज स्टोलन गुड्स, जो आपकी मूर्तियाँ चुरा के ले गए हैं, यूनाइटेड नेशंस के उसमें है कि अगर आपकी रिलीजियस होंगी तो ही आपको मिल सकती वापस। क्या ऐसा कोई क्लॉज है, या फिर ASI का इम्पोर्टेंस दे के हम म्यूजियम से वहाँ से ला सकते हैं वापस? आपके एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब दे पाऊँ। देखिए, बांधवगढ़, इसके पहले मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों ने बांधवगढ़ देखा होगा। कितने लोगों ने देखा बांधवगढ़ में सफारी की है? आप लोगों ने बांधवगढ़ की सफारी की है। और बेसिकली बांधवगढ़ इसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो टाइगर रिजर्व है, लेकिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो लोगों के सामने नहीं आई। मतलब पिछले 2 सालों से हम लोग बांधवगढ़ के अंदर काम कर रहे थे। हम अपनी जिप्सी से जाते थे, हमारे पास परमिशन थी, पैदल उतर के हम लोग जंगल में जाते थे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी नई गुफाएं खोजी, बहुत सारे ब्राह्मी के अभिलेख खोजे, सिक्के खोजे, वहाँ पे नए मंदिर मिले, वहाँ पे नई वाटर बॉडीज मिली, और दुनिया भर की रिपोर्टों में ये चीज़ें पब्लिश हुई। मतलब इनफैक्ट 2022-23 में इसे दुनिया की टॉप 10 डिस्कवरी में से एक माना गया। तो हम लोग सिर्फ टाइगर देखने जाते हैं। टाइगर के अलावा वहाँ पे जो एक बहुत सुंदर फोर्ट है, और फोर्ट के सराउंडिंग्स में इतनी सारी आर्कियोलॉजिकल वेल्थ वहाँ पे है जिसके कंजर्वेशन की ज़रूरत है। आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मोनोलिथिक दशावतार की प्रतिमाएं हैं। मुझे लगता है शायद दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमाएं अगर दशावतार की हैं तो वो बांधवगढ़ में है। 32 फीट की प्रतिमा अकेले विष्णु जी की, शेषाशायी विष्णु जी की है। उनके वराह अवतार की स्टैंडिंग प्रतिमा है। तो आप वो देखेंगे, कच्छप अवतार की देखेंगे तो आपको लगे 20-22 फीट की प्रतिमा है। और वो सारी मोनोलिथिक प्रतिमाएं हैं जो कहें कि 10वीं 11वीं शताब्दी की हैं। और वहाँ पे जो गुफाएं मिली हैं वो 2nd सेंचुरी AD की हैं। जो मैं आपको एक बात बता रहा था कि आप कभी गूगल करके एक बार देखिए कि बांधवगढ़ की जो है आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी या ASI डिस्कवर्ड सो मेनी की, उस बीच में बहुत सारा चला था मीडिया में। तो उसको आप देखेंगे कि पहले हमारे यहाँ 8वीं गणराज्य होते थे। मतलब जैसे हम लोग शहर में जैसे रहते हैं उसी तरह जंगलों में भी डायनेस्टीज होती थी, वहाँ पे भी केव्स होती थे, लोग वहाँ पे भी ड्वेलिंग करते थे। और ये जो जितने भी व्यापारिक पथ होते थे, जैसे पहले लोग व्यापार कैसे करते थे, सारथवा काफिले बना के लोग आते थे, उनको जगह में रुकने की ज़रूरत होती थी। जब रुकने की ज़रूरत होती तो उनको सहारा कहाँ मिलता था, ये केव्स में रुकते थे लोग। तो एक ड्वेलिंग का प्रोसेस था। तो एक अलग तरह की जगह है जहाँ पे हजारों की संख्या में इस तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं। और अभी सरकार के साथ मिलकर, मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं कि शायद कुछ समय बाद जिस तरह से टाइगर सफारी होती है उस तरह से हेरिटेज सफारी भी शायद बांधवगढ़ में शुरू हो जाएगी। और ऊपर जितने भी स्केटर्ड रिमेन्स हैं, जो मंदिर हैं उनको तो नीचे नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो स्केटर्ड रिमेन्स हैं उनका एक वहाँ पे नीचे म्यूजियम बन जाए, इस दिशा में भी काम चल रहा है। दूसरी बात आपने एक कही थी वहाँ की धर्मराजेश्वर की। धर्मराजेश्वर जो है पहले मंदसौर जिले में था, जो गरोठ तहसील हुआ करती थी, अब शायद गरोठ जिला हो गया। वहाँ से 27 किलोमीटर दूर एक चंदवासा नाम का गांव है, चंदवासा गांव से लगा हुआ ये आपका धर्मराजेश्वर का मंदिर है, जो अभी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी गया हुआ है। क्योंकि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, उसका जो कहें कि उसका स्पेसिफिकेशन या उसका स्वरूप है बहुत बड़ा है, उसके कंपेरिजन उसका स्वरूप छोटा है, लेकिन वो भी एलोरा से किसी तरीके का कम नहीं है।
तो हमारे पास देखिए जो सूचनाएं आती हैं, जैसे किसी ने शिकायत की कोई मूर्ति चोरी हो रही हो, हम लोग उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं, FIR होती है। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हमारी जो कल्चरल प्रॉपर्टी बाहर से आ रही है उसके आने में तेजी आई है, और सैकड़ों की संख्या में हम लोगों ने मतलब उस तरह की जो सामग्री है वापस लेके आई है, भारत सरकार के माध्यम से आई है। उसमें क्या होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी है और ये प्रॉपर्टी इल्लीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होके बाहर गई है। तो इस चीज़ को जो हमारे पुराने दस्तावेज हैं उसके माध्यम से हम लोग प्रूव करते हैं। और हमारे यहाँ का खजुराहो का एक बड़ा केस था सुख नायिका का, वो भी मूर्ति कनाडा चली गई थी, वो वापस आई है। तो अभी तो काम तेजी से चल रहा है कि मतलब चीज़ें हमारे पास जितनी बाहर हैं वो वापस आ रही हैं। एक हमारे पास शिकायत आई थी, इंटेक ने की थी हमारे साथ, मिस्टर मोहन नागवानी कटनी से, कि झिंझनी से बीच से एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। तो हमने वहाँ के कलेक्टर को एक एडवाइजरी इशू की थी उस समय, और वो काम बंद हो गया था। ठीक उसी तरह से जैसे देखिए आप हमको किसी भी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, आप मेल लिख सकते हैं, हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, उसके बाद आप चिट्ठी लिख सकते हैं। और देखिए हर जिले में जो कलेक्टर होता है ना, वो लीगली उस एरिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डेजिग्नेटेड है बाय लॉ। आप उनको भी अपनी शिकायत कर सकते हैं, उनको करते हुए कॉपी हमको दे सकते हैं। तो हमारे पास मतलब पिछले 2 सालों में 3 शिकायतें इस तरीके की आई थी, और हम लोगों ने उन तीनों शिकायतों को ठीक से किया, और तीनों जितनी भी शिकायतें थे उनके ऊपर एक्शन हुआ, और वो अभी भी सुरक्षित है। देखिए क्या होता है ना, भारत सरकार, राज्य सरकार, इनकी अपने अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होते हैं। कई बार बहुत सारी हमारी जो हेरिटेज होती है ना, अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में होती है। तो जो अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में मॉन्यूमेंट होते हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उनको लेके कोई शिकायत नहीं करता है। वो जो देखिए अर्बन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू लैंड माफिया, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन अगर कोई शिकायत आती है तो उसको लेके शासन भी काम करता है, हमारे डिपार्टमेंट भी उनको काम करते हैं। कुछ प्रश्न लेता हूँ, क्या कि मैक्सिमम यूथ्स आज आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पुरातत्व में करियर की क्या संभावना है? पुरातत्व में तो आजकल पुरातत्व ही चल रहा है पूरे देश भर में, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज उसी में हीरो बनने की हैं। तो जो आर्कियोलॉजी है बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, और अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो MA आर्कियोलॉजी में कीजिए, और MA आर्कियोलॉजी में करने के बाद आपको बहुत सारे दूसरी चीज़ें खुल जाती हैं। आप म्यूजियोलॉजी में जा सकते हैं, म्यूजियोलॉजी में डिप्लोमा करके आप क्यूरेटर बन सकते हैं। जब आप किसी म्यूजियम में जाते हैं तो एक क्यूरेटर वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो म्यूजियोलॉजिस्ट होता है, म्यूजियम में जा सकते हैं। आप आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। उसके साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए एक एंटरप्रेन्योर का काम कर सकते हैं, गाइडों को ट्रेंड कर सकते हैं, इवन कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख के खुद भी गाइड बन सकते हैं। उसके बाद स्कूल में आप आर्कियोलॉजी के टीचर बन सकते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में टीचर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप बीइंग ए आर्कियोलॉजिस्ट आप काम कर सकते हैं। देखिए आर्कियोलॉजी, और खूब अच्छे से अपने शहर की आर्कियोलॉजी के लिए काम करिए, क्योंकि शहर की आर्कियोलॉजी के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जिनका कोई बेस नहीं होता है, और वो बिल्कुल हवा में इस तरह से चलती हैं। और आजकल तो आप लोग जानते हैं रील और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर है, तो उन पे ध्यान मत दीजिए, फैक्ट्स पे जाइए, किताबों को पढ़िए। अभी जो मैं हमारे आखिरी स्पीकर थे, आपने प्रश्न पूछा था, मैं उनकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बोली थी कि किताबों के अपने पैर नहीं होते हैं, हमको उनको पैर देने पड़ते हैं। तो आप इंटरनेट का यूज कीजिए, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जो अच्छी किताबें ओरिजिनल हैं उनका PDF खोल के देखिए। आप विकीपीडिया या रील या उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा हैं कि उससे आपका भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। बहुत सारे लोग विकीपीडिया पढ़ के जाते हैं, आंसर्स लिख के आते हैं, वो तो ओपन सोर्स है, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। उसमें जबलपुर का इतिहास उसके अंदर बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जरूर ओरिजिनल सोर्सेज पे पढ़िए, उसको देखिए। KD बनर्जी की किताब पढ़िए, RD बनर्जी की किताब पढ़िए, जिन्होंने 1931 में आपके 64 योगिनी के ऊपर लिखा था, त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स। आप उसको पढ़िए, ओरिजिनल पढ़िए। राजकुमार शर्मा जी की किताब पढ़िए, जो ओरिजिनल सोर्सेज पे काम करके जिन लोगों ने काम किया। तो अपने शहर को जाने, अपनी किताबों के माध्यम से जाने, और जो स्थानीय लोगों ने काम किया उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। कि देखिए ये 1873 और 74 की किताब है, 1873, 1874 में, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपका हथियागढ़ विजिट किया था, तेवर जो गांव है,
ये उस समय की रिपोर्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ओरिजिनल सोर्सेस अवेलेबल हैं, हम लोगों को सिर्फ उनको देखने की जरूरत है ना, एक नजर डालने की जरूरत है। इस किताब के 54 पेज पे ये उनका बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडिया का टूर था, और वो जहां जाते थे उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे। बाद में मुझे इनका काम वहां पे लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में इनके रिजर्व कलेक्शन को भी देखने का मौका मिला, अलेक्जेंडर कनिंघम के। तो जितने भी टूल्स उन्होंने लिखे हैं, बनाए हैं, उनके छोटे छोटे से मतलब जो अपने हाथ से लिख के उन्होंने उसके ऊपर नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो हमेशा हम लोगों को ओरिजिनल सोर्सेस पे काम करना चाहिए। एक बार मैं फिर से सुप्रिया जी का, विनय जी का, हिमांशु जी आपका, और आप सब लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों का चीज आपको दिखाने के लिए लाया था कि देखिए ये 1873 और 74 की किताब है। 1873-1874 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आपका हथियागढ़ विजिट किया था, तेवर जो गांव है, ये उस समय की रिपोर्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ओरिजिनल सोर्सेस अवेलेबल हैं, हम लोगों को सिर्फ उनको देखने की जरूरत है ना, एक नजर डालने की जरूरत है। इस किताब के 54 पेज पे ये उनका बुंदेलखंड और सेंट्रल इंडिया का टूर था, और वो जहां जाते थे उसकी रिपोर्ट तैयार करते थे। बाद में मुझे इनका काम वहां पे लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में इनके रिजर्व कलेक्शन को भी देखने का मौका मिला, अलेक्जेंडर कनिंघम के। तो जितने भी टूल्स उन्होंने लिखे हैं, बनाए हैं, उनके छोटे छोटे से मतलब जो अपने हाथ से लिख के उन्होंने उसके ऊपर नोट्स बना के रखे हुए हैं। तो हमेशा हम लोगों को ओरिजिनल सोर्सेस पे काम करना चाहिए। एक बार मैं फिर से सुप्रिया जी का, विनय जी का, हिमांशु जी आपका, और आप सब लोग जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।